Right, children. So we were studying about the DNA fingerprinting, and I said the applications of the DNA fingerprinting we already discussed. Today we have to discuss the process, how the DNA printing can be done. Okay, and what are the application, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं, and then we'll do the question answer. So with this we'll come to the end of the chapter. हम फिनिश करेंगे आज चैप्टर, और उसके बाद एज चित्रांशी सेड कि 5th चैप्टर का टेस्ट कब लेना है, तो हम इस संडे को टेस्ट ले लेंगे, संडे को या सैटरडे को, वट एवर यू से। इट विल बी टोटल गूगल फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम तो इसी बार ऐसे ही होने वाले हैं, तो फिर हम दूसरे तरह के क्वेश्चन क्यों तैयार करें। ये वाले टेस्ट तो कम से कम हमारे गूगल फॉर्म वाले ही होंगे, तो लेट अस डू दैट ओनली। और मैं भी कॉपी चेक नहीं कर पाता हूँ, कहीं मिलते निकल जाते हैं, है ना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर आप अभी जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो सर आप उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना सर, हाँ। इनहेरिटेंस वाले के सर, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये लोग बच्चे तो आएंगे अभी ऑनलाइन, तो तुम ऑनलाइन पढ़ लेना, जिसको ऑनलाइन पढ़ना वो ऑनलाइन पढ़ लेना, जिसको ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ लेना, दोनों रख दूंगा। जो इधर आएंगे वो सामने पढ़ लेंगे, जो से पढ़ा जाएंगे वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ऑप्शन भी अवेलेबल, ठीक है। सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी। हैं? कब से ऑनलाइन? कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है? सर कब से? सर श्रेया। आशया, let this chapter complete now. सर अनन्या। Maybe tomorrow or maybe day after. ठीक है, देखते हैं कब कंप्लीट होता है क्वेश्चन, ये टेस्ट कब कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर कब कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कब कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम क्या शुरू करते हैं। ओके, so that's the general instructions and ideas. Let us share the book and see what is what. So यहाँ थे हम, कहाँ थे? यहाँ नहीं थे, यहाँ कहीं थे। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमारा टॉपिक है। तो ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना है अपने। लास्ट पैराग्राफ से, ठीक है। The polymorphism of DNA sequence is based on the genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. Polymorphism को मतलब polymorphism अपन ने पढ़ा क्या, किसको याद है polymorphism होता क्या है? Who can tell me what is meant by polymorphism? What is meant by term polymorphism? 3 दिन हम क्लास नहीं लिए तो सब भूल भाल गए लगता है। What is meant by DNA polymorphism of DNA sequence? किसी की आवाज ही नहीं आ रही। Are you all there? मैंने किसी को साइलेंट तो नहीं कर रखा? सर डिफरेंट फॉर्म्स। और बोलिए। पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमने पढ़ा था, जैसे हमारा डीएनए था, उस डीएनए के अंदर जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए के अंदर कुछ जीन्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारी एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, अभी मैं इसको उस तरह से नहीं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इन अ स्ट्रेट चेन। तो ये हमारा एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए है। इसमें मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक जीन है, दिस इज जीन 1, यहाँ से यहाँ तक जीन 2 है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जीन 3 का पार्ट है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जीन 4 है। बिटवीन द जीन्स देयर आर सम सेगमेंट्स, जो जो उस जीन के पार्ट नहीं है, उस क्रोमोसोम का तो पार्ट है, लेकिन वो कोई जीन का सेगमेंट, किसी जीन का पार्ट नहीं है। ये वाला जो सेगमेंट है, इट इज अनएक्सप्रेस्ड, ये किसी भी जीन का पार्ट नहीं है, तो इसको कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है।
ये फालतू ही पड़े हुए हैं, ठीक है। ये डीएनए का सेगमेंट कभी भी जो है कोड नहीं होगा, कभी भी आरएनए नहीं बनाएगा और कभी भी किसी चीज के काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये क्यों है फिर वहां पे, क्यों है इसका तो हमको कोई कारण नहीं पता। मे बी दैट इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द म्यूटेशन, मे बी दैट इट वाज ऑलवेज प्रेजेंट बट इट हैड नेवर बीन अ पार्ट ऑफ द डीएनए। पर हम जहां तक मान के चल रहे हैं कि ये म्यूटेशन से हुए हैं। तो म्यूटेशन जब होते हैं, ये वाला सेगमेंट है ये बिटवीन दिस जीन एंड दिस जीन, बिटवीन दिस जीन एंड दिस जीन, बिटवीन दिस जीन एंड द नेक्स्ट कमिंग जीन, ये जो सेगमेंट है यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कई बार रिपीट होता है इन द वेरियस ऑर्डर, दे मे बी रिपीटेड, जैसे टीसीजी, टीसीजी, टीटीसीजी, टीटीसीजी, ये किसी भी ऑर्डर के अंदर जो है मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता होगा और ये ऑर्डर कितनी बार रिपीट होते होंगे। मे बी ये 412 बार रिपीट हुए हैं, ये मान सो ये 570 बार रिपीट हुए हैं, मान सो ये 622 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इस ऑर्डर में टीटीसीजी, टीटीसीजी, टीटीसीजी दो के फॉर्म में हो सकते हैं, दो के जोड़े में हो सकते हैं, तीन के जोड़े में हो सकते हैं, एंड दे कैन बी रिपीटेड टू सम हंड्रेड्स टू सम थाउजेंड्स ऑफ टाइम। मान लिया किसी के अंदर ये जीसी 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 करके ये 1022 बार रिपीट हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे टी ए हो, टी ए टी ए टी ए टी ए करके ये जो है वो 922 बार रिपीट हो रहा हो सकता है यहाँ पे सीजीए सीजीए करके करके ये जो है वो कोई 872 बार रिपीट हो रहा हो कि एनी नंबर कैन बी देयर एंड एन एनी ऑर्डर कैन बी देयर। वो रिपीटेशन का जो है वो क्या ऑर्डर रहेगा और क्या नंबर रहेगा वो हर इंडिविजुअल के अंदर एट पर्टिकुलर प्लेस विल बी स्पेसिफिक। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सेगमेंट्स में इस जीन और इस जीन के बीच में या इस जीन और इस जीन के बीच में कौन सा टाइप का न्यूक्लियोटाइड्स है और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। दिस रिपीटेशन विच इज सीन बिटवीन द टू जीन्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कोडिंग और एक्सप्रेशन, ठीक है, जो किसी जी आरएनए का या किसी जीन का पार्ट नहीं है, वो कभी एक्सप्रेस भी नहीं होंगे, वो वहां पे फालतू ही पड़े हुए हैं। ऐसे वाले जो सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को हम कहेंगे रिपीटेड यूनिट VNTR। एंड ये जो है वो इस इंडिविजुअल पर्टिकुलर के अंदर स्पेशल है। वो मेरे में अगर मेरे क्रोमोसोम नंबर 5 लिया, उसके अंदर जीन नंबर 2 से लेके जीन नंबर 3 के बीच का गैप है, उसके अंदर जो है मान लीजिए वो सीजीए करके 872 बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो दुनिया में किसी और इंडिविजुअल के अंदर हो नहीं सकते हैं कि वो एग्जैक्टली उतने ही नंबर में रिपीट हो रहे। चलो एक जगह पे हो गया बाई चांस, ठीक है, बट ऐसे हम 4 या 5 जगह से लेंगे अलग अलग क्रोमोसोम में। तो मान लिया मैंने पहले मतलब एक मैंने क्रोमोसोम नंबर 5 में ले लिया, एक मैंने क्रोमोसोम नंबर 8 में ले लिया, एक मैंने क्रोमोसोम नंबर 22 में ले लिया, और उनमें अलग अलग जगह से लिए हैं बिटवीन फर्स्ट क्रोमोसोम एंड सेकंड क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम नंबर 5, द फर्स्ट जीन एंड सेकंड जीन इन क्रोमोसोम नंबर 5, फोर्थ वाले क्रोमोसोम में या फिफ्थ नंबर क्रोमोसोम के अंदर मैंने 8th एंड 9th जीन के बीच में ले लिया, 13th क्रोमोसोम के अंदर में जो है हो सकता है 22nd एंड 23rd जीन्स के बीच का सेगमेंट ले रहा हूँ। तो वो जो हम सेगमेंट ले रहे हैं अलग अलग क्रोमोसोम में, वो तो कभी भी किसी भी दो इंडिविजुअल में सेम नहीं हो सकता। इक्का दुक्का जगह पे शायद हो भी जाए, एक जगह पे या दूसरी जगह पे शायद हो भी जाए, लेकिन पूरे मतलब अलग अलग जगह से रेंडमली जो हमने पिक करें वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो वो उस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हो गई। वो पूरी दुनिया के अंदर जो है कहीं पे भी किसी भी दो इंडिविजुअल के अंदर एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते। कब होंगे वो सेम? आइदर दे आर आइडेंटिकल ट्विंस और दे आर फ्रॉम द सेम लाइन ऑफ डिसेंट। सेम लाइन ऑफ डिसेंट में कभी उसमें भी 100% सारे के सारे क्रोमोसोम सेम नहीं हो सकते। इवन फादर से मदर से जो आ रहे हैं वो भी हर हालत में सारे के सारे सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि वो हो सकते हैं कि मतलब वो जो है मतलब उन वो जब जीन बन रहे होंगे या क्रोमोसोम बन रहे होंगे उस टाइम में उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया हो। क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो वो तो बेकार हो जाएंगे। मतलब क्रॉसिंग ओवर के केस के अंदर क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ बताता हूँ कि ये फर्स्ट क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है,
मतलब जब गैमीट बन रहा है, गैमीट बन रहा है तो उसका एक होमोलोगस पेयर ये था, ये फादर का क्रोमोसोम है, 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 और ये मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब जब गैमीट बन रहे होंगे तो मियोसिस होगा, मियोसिस में प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 1 में तो ये रेंडमली कहीं ना कहीं पे क्रॉसओवर करेंगे, तो जिस जगह पे क्रॉसओवर करेंगे उसके बाद जो हमारे जीन बनेंगे, क्रोमोसोम बनेंगे, वो तो अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें जो है क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, ये वाला सेगमेंट, और फिर इसका ये वाला सेगमेंट मिल गया, इसमें ये वाला सेगमेंट, फिर ये वाले सेगमेंट मिल गए, फिर इस वाले में यहाँ पे मिले और यहाँ पे मिले, और इस वाले में दो जगह पे हो गए, यहाँ और फिर यहाँ। अब लाल ले लेते हैं दिखाने के लिए, नहीं तो इनकम्प्लीट है क्रॉसओवर। तो द रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉसओवर विल बी लाइक दिस। तो इस जगह पे क्रॉसओवर में यहाँ पे जितने भी सेगमेंट आ रहे होंगे जीन के वो तो डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसओवर है तो इनके सेगमेंट डिफर कर जाएंगे, ये हैं और ये हैं। अगर यहाँ का पॉलीमॉर्फिज्म हम स्टडी कर रहे होंगे तो ये डिफरेंस लाएंगे कि नहीं लाएंगे? डेफिनेटली लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में कितने टाइप के, मतलब फादर एंड मदर के जो क्रोमोसोम है वो भी क्रॉसओवर होकर के इंडिविजुअल में आ रहे हैं। तो से फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल में ये गया, दूसरे में ये गया, तो कहाँ सिमिलरिटी आएगी? तो अगर मान लीजिए आप ये वाला सेगमेंट स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर आधा सेगमेंट फादर का है, आधा मदर का है, इस वाले में भी जो है आधा क्रोमोसोम, आधा सेगमेंट फादर का है, आधा मदर का है। तो उस तरह से इवन इन द मतलब जो अपन अलग अलग, देखिए ये तो अपन ने बनाया, मैं तो इस पेपर के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बना सकता, और ये तो रेंडमिटी है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक बार हुआ है, दो बार हुआ, कितनी जगह पे होगा, किस जगह पे होगा, किस जगह नहीं होगा, ये सब जो है टोटली चांस पे डिपेंड करेगा। और फिर ये भी कोई जरूरी नहीं कि जिस जगह क्रॉस ओवर हुआ है उसी जगह का पॉलीमॉर्फिज्म हम स्टडी कर रहे हैं। शायद हम पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी कर रहे हैं, वो उस जगह पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ, तो हर ब्रदर सिस्टर का वो जीन सेगमेंट एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम अलग अलग क्रोमोसोम लेंगे, हम अलग अलग क्रोमोसोम रहेंगे, किसी जगह पे होगा, किसी जगह पे नहीं होगा। तो ब्रदर एंड सिस्टर की चॉइसेस को कई बार क्या होता है, मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, उस टाइम में फिर हम दोबारा रिपीट कराएंगे, हम कहेंगे आपकी दूसरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में दूसरे जीन सेटअप के बीच के अंदर जीन नंबर्स के बीच का ले लो, कहीं ना कहीं तो वेव डिफर आएगा ही आएगा। सो ये क्रोमोसोमल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसके अंदर हम किस चीज को हम अपना बेस बना रहे हैं, बेस ऑफ द मैपिंग, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। और पॉलीमॉर्फिज्म का आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, मतलब मीनिंग ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई थिंक अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मतलब है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ दैट इज द वेरिएशन इन द नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस व्हिच आर फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो उसी को हम जेनेटिक मैपिंग का और ह्यूमन जीनोम का दोनों का जो है क्या कहते हैं पार्ट समझेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड हाउ व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन अ सिंपल टर्म। जैसे द वर्ड पॉली का मतलब होता है डिफरेंस, एंड मॉर्फिज्म का मतलब पॉली मतलब काफी सारे, और मॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन, डिफरेंस, मतलब जो अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस में जो वेरिएशन आ रहा है, अपीयरेंस में कई जगहों पे वेरिएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस चीज का वेरिएशन आ रहा है, वो नाइट्रोजन बेस का आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसको बता रहा है, इसने सिंपल वर्ड में एक ब्रैकेट में लिख दिया वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल, कि वहाँ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस जो है वो वेरी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं कई बार। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन कौन सा हुआ है, एडिशन टाइप का म्यूटेशन हुआ है। एडिशन टाइप का म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने ये क्रोमोसोम लिया है, एक क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम में यहाँ पे जो है जो भी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, मान लीजिए यहाँ पे जी है या सीसीजी है, ये वाला सेगमेंट जो है वो यहाँ पे रिपीट हो गया, है ना, एडिशन हो गया इसका, तो ये दोबारा आ जाएगा सीसीजी। ठीक है, एक जनरेशन में ऐसा हुआ, फिर आफ्टर 6, 7, 8 जनरेशन बाद में वापस से यहाँ से लेके यहाँ तक का सेगमेंट जो है वो रिपीट हो गया, तो अब ये सीसीजी जो है वो कई बार और आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जुड़ते चल जाएंगे और पॉलीमॉर्फिज्म बनेगा। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म कैसे कैसे होते हैं इसको हम थोड़े मतलब आगे पढ़ते हैं अभी इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ, अब यहाँ देखते हैं।
arises due to the mutation. Recall the different kind of mutation. हमने पढ़ा म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन को हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं. क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसको भी हमने दो तरह से पढ़े, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल वेरिएशन एंड ड्यू टू न्यूमेरिक नंबर के वेरिएशन. नंबर वाले वेरिएशन को भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल वेरिएशन पढ़ रहे हैं. स्ट्रक्चरल वेरिएशन के चार टाइप थे, एडिशन, डिलीशन, इन्वर्शन एंड रेसिप्रोकेशन. हम यहाँ पे केवल एडिशन वाले को पढ़ रहे हैं कि वो सेगमेंट ऑफ डीएनए बार बार ऐड हो गया. ये मान लीजिए क्रोमोसोम था, इसका ये वाला सेगमेंट कॉपी हुआ और एक बार और ऐड हो गया और ऐड हो गया, तो इससे लेंथ ऑफ क्रोमोसोम विल आल्सो इंक्रीज. एंड बिटवीन टू जीन्स, अगर ये किसी जीन वाले सेगमेंट का किसी जीन का हिस्सा होता और वहां वेरिएशन आया तो वो जीन एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा एंड प्रोबेबली दैट इंडिविजुअल मे नॉट सर्वाइव. क्योंकि जिस इंडिविजुअल का जो कोई वाइटल करेक्टर है अगर वो डिफेक्टिव हो गया तो वो तो डिफेक्टिव जीन बनाएगा, उससे डिफेक्टिव एक्सप्रेशन होंगे एंड प्रोबेबली इट मे नॉट लीड टू ए सक्सेसफुल लाइफ, तो वो मर जाएगा. अगर वेरी हो मतलब होने के बाद भी सरवाइव कर गया, जैसे सिकल एनीमिया के केस के अंदर या क्या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस के केस में या किसी और हीमोफीलिया के केस के अंदर या किसी और केस के अंदर, वहाँ म्यूटेशन होने के बाद भी वो म्यूटेशन कई बार इतने खतरनाक नहीं होते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, तो सरवाइव कर सकता है. वो हो तो कोई दिक्कत नहीं. अदरवाइज अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसके अंदर है सेगमेंट ऑफ क्या कहते हैं क्रोमोसोम जो है रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए जीन, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है ना. मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भाई आपने आपका आंसर है, उस आंसर के बीच के अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो कॉपी अब कॉपी चेक करेंगे तो आंसर को चेक कर देंगे और सपोज आंसर के अंदर जो भी चीज सही है उसको हम टिक कर देंगे, उसके मार्क्स दे देंगे, जो नहीं है उसको. और अब टीचर कोई आउट हो जेल से बोले अरे यार ये क्या रहा पिछले काट पूरे को काट दिया, तो वो बात अलग है. ठीक है. अदरवाइज जनरली हम जेन्यून, क्योंकि सीबीएसई ने बोर्ड ने हमको इस तरह से वो कर रखा है कि भैया बच्चे ने कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, अगर बात आपको समझ आ रही है तो नंबर दे दो. तो फिर हम ऐसे करते हैं भैया ठीक है, बीच में कुछ चीज नहीं भी लिखा है, उसमें फालतू चीजें भी लिख दी है, तब भी अगर काम की चीज कोई लिखी है तो उसके नंबर दे दो, तो ढूंढ ढांड के नंबर दे देते हैं. वैसे डीएनए के केस के अंदर है, ये जो डीएनए है उसके अंदर एक जीन और दूसरा जीन तो एक्सप्रेसिबल है, वो तो काम का, और उसके बीच के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे हमको क्या मतलब. तो वो जो हमको क्या मतलब है वो यहाँ पे काम आ रहा है, वो यहाँ मतलब के बन जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम उन्हीं सेगमेंट्स को जो काम के नहीं है, जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जो कोड नहीं होते हैं, जिससे कोई जीन नहीं बन रहा, उससे कोई एंजाइम नहीं बन रहा, उससे कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, उससे कोई पॉलीपेप्टाइड नहीं बन रहा, उन्हीं सेगमेंट को हम जो है यहाँ पे कंपेयर करते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए बच्चे, फिर अपन क्या पूरे बाद में पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मेंट बाय पॉलीमॉर्फिज्म, आप नहीं बताएंगे तो वो इट विल बी ऑफ नो सेंस, है ना. तो अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि सर ये तो हमको समझ नहीं आया पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि जो भी आगे है वो सब पॉलीमॉर्फिज्म का ही है. कोई बोलिए तो सही, आ गया समझ में या नहीं आया समझ में. यस सर आ गया. ओके. सो आपने कहा कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म हमको समझ आ गया. लास्ट टाइम में वैसे बोलता हुआ जाऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. कि ये मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, ठीक है, और ये हमारा कोई क्रोमोसोम है, से फॉर एग्जांपल ये तो थोड़ा लंबा बना देते हैं. क्रोमोसोम तो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए नहीं लंबे होंगे जितना बड़ा क्रोमोसोम है. और इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग जीन्स हैं ना. जीन्स पूरे जरूरी नहीं हो साथ साथ में मिलते हो हमेशा, ठीक है. तो ये एक जीन है और दूसरा जीन यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है. जो हाँ जीन्स हैं उसको मैंने ऐसे बना लेना है. सपोज ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ठीक है, ये चौथा जीन है, ये पांचवा जीन है, और आगे भी होंगे. नाउ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला सेगमेंट पिक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है रिपीटेशन कई बार हो रहा है,
यहाँ मान लीजिए जो है 1500 टाइम रिपीटेशन हो रहा है। और क्या चीज है वहां पे, कौन सा मतलब बेस आया, मान लीजिए हम कह देते हैं GGCA, GGCA। ये जो कोड है, ये जो सीक्वेंस है वो 1500 टाइम रिपीट हो रही है बिटवीन द फर्स्ट जीन एंड द सेकंड जीन ऑन द क्रोमोसोम नंबर 3। क्रोमोसोम नंबर 3 है, जीन नंबर 1 और जीन नंबर 2 के बीच की लोकेशन जो है वहां पे GGCA जो है वो 1500 बार रिपीट हो रहा है। उसी वाले क्रोमोसोम में हमने, ये सेकंड जीन है, ये थर्ड जीन है, जीन 3, ये जीन 4 है, ये जीन 5 है। जीन 4 और जीन 5 के बीच के अंदर वापस हमको सीक्वेंस मिली जो कई बार रिपीट कर रही है। वो कौन सी सीक्वेंस है, मान लीजिए CAT। ये जो है मान लीजिए 811 टाइम रिपीट कर रही है, 811 टाइम ये सीक्वेंस रिपीट कर रही है। तो ये दो सेगमेंट अपन ने उठा ली एक क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम नंबर 3 से। फिर हम क्रोमोसोम नंबर कोई सा भी दूसरा ले सकते हैं। मान लीजिए हमने क्रोमोसोम नंबर 17 चूज कर लिया, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्रोमोसोम नंबर 22 सेलेक्ट कर लिया और उनमें भी कोई जीन ले लिया। यहाँ पे लेते हैं मतलब जीन 4 और जीन 5 के बीच का सेगमेंट है वो हमने चूज कर लिया। यहाँ 22nd क्रोमोसोम के अंदर हमने मान लीजिए जीन 17 और जीन 18 के बीच का डिफरेंस का सेगमेंट हमने चूज कर लिया। तो ये अलग अलग जगह से हमने चूज कर लिया, है ना। ये जो है ये दुनिया के किसी भी 2 इंडिविजुअल के अंदर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं अनटिल अनलेस वो आइडेंटिकल ट्विंस हो। तो दिस विल बी आवर बेस, है ना, दिस विल बी आवर बेस फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपको क्राइम साइट से कोई सैंपल मिला, उसमें से आपने ये उठाया, इसकी क्रोमोसोमल आपने मैपिंग कर ली और आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या है। तो वहाँ सीक्वेंस मालूम पड़ा आपको कि GGCA 1500 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे CAT 811 टाइम रिपीट हो रहा है किसी दूसरे सेगमेंट के अंदर। दूसरी जगह पे जो है कुछ जो पॉलीमॉर्फिज्म वो कौन सा रिपीट हो रहा है, मे बी a set of 3, मे बी a set of 4, मे बी a set of 8, मे बी a set of 100। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं और वो कितनी भी बार रिपीट हो सकते हैं, है ना। तो वो हमको चूज करने हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको कंपेयर करना है फ्रॉम द सैंपल विच वी गेट एट द क्राइम साइट विथ अ सैंपल ऑफ ऑल द कल्प्रिट्स जिसके ऊपर आपकी नजर है कि भाई ये हो सकता है। अगर मान लीजिए मर्डर करना है तो ये हो सकता है, आप कहते हैं कि भाई रेप करना है तो ये हो सकता है। अगर किसी बच्चे का किडनैप किया और अब हम पता करना चाह रहे हैं कि भाई इसके असल पेरेंट कौन है, तो 5 जने आ गए कि साहब ये हमारा बच्चा गुमा था, ये हमारा हो सकता है, दूसरा बोला हमारा हो सकता है, तीसरा बोला हमारा हो सकता है। ना एक बच्चा हमको मिला है, से फॉर एग्जाम्पल आपको एक बच्चा जो है वो मिल गया, मेले में मिल गया या कोई कहीं और मिल गया और वो 4-5-6 साल पहले घुमा था, है ना। या वो ऐसे ही रोड साइड पे है, अब उसको जो है कोई संस्था ने जो है उसको रेस्क्यू कराया, कोई होटल पे वो बर्तन धो रहा होगा तो उसको रेस्क्यू कराया, भैया चाइल्ड लेबर यहाँ पे तुम कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, तो उसे बोला हुआ साहब ये तो घूम गया था, ये तो हमको मेले में मिला, एक जगह पे बैठ कर तो रो रहा था। तो फिर वो क्या होते हैं, वो पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले जो है मतलब अनाउंस करा देते हैं, पेपर में छपा देते हैं कि भाई 4 साल या 5 साल पहले मेले में किसका बच्चा घूम गया था। आज वो 12 साल का है, तो 5 साल पहले जो 7 साल का था, तो 7 साल का बच्चा किसका गुम गया था। तो नंबर ऑफ पीपल विल कम, भाई हमारा बच्चा गुम गया, हमारा बच्चा गुम गया, हमारा मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, जो भी है उस हिसाब से आ जाएंगे। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई ना हु इज द राइट पेरेंट। आप ऐसे थोड़ी बच्चा किसी को भी दे, अच्छा भाई साहब ये आप ले जाओ, है ना। नीदर ले जाने वाले ले जाएगा और न मतलब हमको देना है, क्योंकि ये तो लीगली गलत है। और ले जाने वाले ले गया उस टाइम में और बाद में उसको मालूम पड़ा उसका बच्चा नहीं है, पता चला उससे वो भीख मंगवा रहा है, उससे 50 साल वो अपने घर में उससे बर्तन धुलवा रहा है, उससे मतलब उसको सर्वेंट के जैसे रखा हुआ है। पीपल डज नंबर ऑफ दिस थिंग, है ना, गलत काम कराते हैं, तो हम जानते हैं। और अगर गर्ल हो तो फिर हमको और भी नहीं पता कि क्या क्या वो कराएंगे। तो इसलिए हमको मतलब वहाँ राइट पता करना पड़ेगा कि हु इज द रियल पेरेंट। तो मान लीजिए 5 जने आ गए और ये बच्चा आपके पास है ना, बच्चे का आपने क्रोमोसोम इन जगह से निकाल ली, है ना, और उनकी मैपिंग करा ली। हम सारे पेरेंट्स से बोलेंगे अच्छा आ जाओ, अपना अपना सैंपल दे जाओ कुछ, कोई भी साइट से जहाँ से कि हम क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स उठा सकते हैं। मे बी ऑफ स्किन, तो स्किन तो कौन खुज रहेगा,
ठीक है, मे बी चीक सेल से ले सकते हैं, मे बी ब्लड ले सकते हैं, बड़ी आसानी से लिया जा सकता है ब्लड, जिसमें किसी को कोई दर्द नहीं होता। भाई आप किसी से कहोगे कि भाई तुम्हारी यहाँ से स्किन निकालेंगे तो उसको दर्द होगा ना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि भाई आप अपना ब्लड का सैंपल दीजिए, उसमें WBCs हैं, हम उनको उठा लें और उनसे कंपेयर कर। तो ये पांचों जो अलग अलग पीपल आए हैं उनका वो सैंपल हम निकाल लेंगे और फिर उनको कंपेयर करके देखेंगे। नाउ चाइल्ड से बच्चे के अंदर गए, मतलब पेरेंट से बच्चे के अंदर गए हैं, तो कोई ना कोई सेगमेंट कहीं ना कहीं पे तो मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर एक ही बार मैच कर रहा है तो प्रोबेबली इट में बी बाई चांस, लेकिन अगर 2 या 3 या 4 जगह पे मैच कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इसी का बच्चा है, ठीक है। और फिर हम उनको लीगली, जो भी कोर्ट होगा, कोर्ट में जो भी कुछ होगा, वहां पे मजिस्ट्रेट जो भी होंगे वो अपने हिसाब से उसको दे दें। अब हो सकता है बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो वो बता भी सके कि भाई फादर का नाम क्या था या मदर का नाम क्या था या किस जगह पे वो रहता था या फिर कौन से विलेज को बिलोंग करता था या जो भी है, समथिंग, सम आइडेंटिटी कैन टेल, तो दैट कैन ऑल्सो बी एन क्राइटेरिया, एडिशनल क्राइटेरिया। नहीं है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आगे तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं दुनिया में, है ना। अल्टीमेट जो सीक्वेंस, जो तरीका है हमारे पास में, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, है ना। मैं आई टेक इट ग्रांटेड कि आपको ये समझ आ गया। अनलेस नहीं आया आपको तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ चांस टू आस्क अगेन। तो यहाँ पे रहे हैं हमारा, दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है उनको हम पढ़ रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, रिकॉल द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन एंड द इफेक्ट इन द, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5, ठीक है। तो हमने इनको पढ़ रखा है। एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन दिस चैप्टर, new mutation may arise in individual either in some somatic cell or in germ cell। somatic cell और germ cell में डिफरेंस जानते हैं। somatic cells वो होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, वो सिर्फ बॉडी बनाती हैं, हाथ, नाक, आंख, पैर, कान, जितने भी बॉडी में मिल रहे हैं। मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सबको क्या कहेंगे, सोमेटिक सेल कहेंगे। दे आर जस्ट मेकिंग अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। और जर्मिनल सेल कौन सी होती हैं, जो कि गैमीट्स बना रही होती हैं टेस्टिन और ओवरीज से, ठीक है। तो सोमेटिक सेल और इन जर्म सेल। तो न्यू म्यूटेशन में अराइज इवन आफ्टर अ चाइल्ड इज बोर्न, जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, उसकी किसी सोमेटिक सेल के अंदर म्यूटेशन भी हो सकता है, तो वो भी वेरिएशन ला सकते हैं यहाँ पे। तो उन सारी चीजों को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। वी हैव टू लीव रूम फॉर ऑल दोस चेंजेस, ठीक है। कहीं पे आप बिल्कुल ही एडमेंट हो जाए कि नहीं इसकी बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं साहब, भाई म्यूटेशन तो कभी भी हो सकता है, इवन आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, इवन ड्यू टू कोर्स ऑफ ग्रोथ कभी भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन बाद में भी आ सकता है। तो ऐसे केस के अंदर इसीलिए हम जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ले रहे हैं। इस केस के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने क्रोमोसोम नंबर 3 लिया, 17 लिया, 22 लिया। आपको फिर भी मैच नहीं कर रहा है तो आप 5-6 क्रोमोसोम और उठा लेंगे और आप ये जो नंबर ऑफ जीन्स है उनकी लोकेशन भी चेंज कर देंगे, है ना। और देखेंगे कि कहाँ 1, 2, 3, 4 कहीं ना कहीं जगह पे तो आपको रिपीटेशन जो है वो इक्वल मिलेगा। तो सोमेटिक एंड जर्म सेल हो गए, है ना। द सेल दैट जनरेट गैमेट आर कॉल्ड जर्म सेल, ये बताया ना। इफ द जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग who can transmit mutation, it can spread to one generation to next, ठीक है। ये बात पे अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन सा म्यूटेशन जो है वो खतरनाक हो सकता है और कौन सा म्यूटेशन कम खतरनाक हो सकता है। वो म्यूटेशन जो किसी इंडिविजुअल के किसी ऐसे पार्ट के अंदर चल जाए जो उसकी किसी वाइटल एक्टिविटी को अफेक्ट करते होंगे तो वो तो आदमी सर्वाइव नहीं करेगा। ऐसे म्यूटेशन तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी म्यूटेशन जो उसके सोमेटिक पार्ट की किसी जगह पे कुछ एरर दिखा रहे हैं, किसी का यहाँ पे ब्लैक स्पॉट आ गया या किसी का कोई जो है मतलब हम देखते हैं कि बॉडी के ऊपर कहीं ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, बन जाते हैं, कई बार कोई वेरिएशन दिख जाते हैं, ठीक है। तो उनको उससे कोई उसकी जान नहीं जा रही है, पर वो उसकी लाइफ को किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो वेरिएशन लेकर के आ रहा है। तो ऐसे कई सारे वेरिएशन हमारी बॉडी में मिलते हैं, दोज वेरिएशंस आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और ये ना एलीलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एलील। एलील की डेफिनेशन बताइए बच्चे, मुझे कौन बता रहा है? मैं तो पढ़ता चला जाऊंगा, आपको पूछना होता है, आप पूछते नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय एलील? Sir, it is a form of two forms of one character or a gene.
हाँ, मतलब 2 हो जरूरी नहीं है, देयर मे बी वेरिएशन। जैसे इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप अपन ने पढ़े हैं कि वो 3 होते हैं, ए बी एंड ओ टाइप के। ये जैसे आंखों के रंग के अंदर हमने पढ़े कि वो काफी सारे हैं, ठीक है। तो वो कोई भी मतलब किसी करेक्टर के लिए वेरिएशन, अच्छा ये वेरिएशन होते हुए भी हमारी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसे वाले वेरिएशन, ठीक है। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई लंबा हो गया क्या फर्क पड़ रहा है, कोई टिंगर है गया क्या फर्क पड़ रहा है। तो हाइट का वेरिएशन, जैसे मटर के अंदर हमने देखे थे, पीस के अंदर हमने दो के सेट में एलील देखे थे, द हाइट वाले टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, राउंड सीड वाले, रिंकल सीड वाले, राउंड ग्रीन सीड वाले, येलो सीड वाले, ग्रीन पॉड वाले एंड येलो पॉड वाले, एंड टर्मिनल मतलब पर्पल फ्लावर वाले एंड व्हाइट फ्लावर वाले, एंड टर्मिनल पोजिशन ऑफ फ्लावर वाले एंड एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर वाली, ये एलील्स है। हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे एलील हो सकते हैं। मटर के केस के अंदर उसको 7 वेरिएशन मिले थे, तो उसने 7 पेयर ऑफ एलील्स था, है ना, जो अलग अलग करेक्टर के लिए। तो ये एलील्स हैं। नाउ एलील जो है ऐसे वेरिएशन है जिनके होने से हमारी लाइफ थ्रेटन नहीं करती, हम मर नहीं रहे उसके कारण, ठीक है। मर जाते तो फिर हम एलील कहाँ पढ़ते हैं। Now, sequence of the variation that has traditionally been described as the DNA morphism, if more than one variant, that is allele, at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.1, in simple term, inheritable mutation is observed in a population at a high frequency. अब इस चीज को समझिए क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ता हूँ इसको। If more than one variant, that is allele, जैसे हमने आँख के कलर के लिए पढ़ा है, more than one variant है, ठीक है। ब्लड ग्रुप के लिए हमने पढ़े 3 वेरिएंट है, तो ये जो है मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस, एक ही करेक्टर के ऊपर, है ना, एक ही लोकेशन के ऊपर, अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। फ्रीक्वेंसी की जो रेट है 1100 के अंदर, उसमें कितने ऐसे इंडिविजुअल आते हैं, तो बहुत सारे इंडिविजुअल आते हैं, ग्रीन आंख वाले या ब्राउन आंख वाले, है ना। in simple term, if it is inheritable mutation is observed in a population at a high frequency, क्यों उनके वेरिएशन काफी ज्यादा मिल रहा है, इट इज रेफर्ड एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के कारण है, वेरिएशन के कारण है, डीएनए के अंदर उस जगह पे वेरिएशन आ गया। अब ये कौन सी जगह पे वेरिएशन हुआ है, ये किसी जीन का वेरिएशन, दिस इज अ वेरिएशन इन द जीन जो एक्सप्रेस हो रहा है। हम एक्सप्रेस वाले को तो यूज ही नहीं करते, लेकिन अगर करना है तो कर भी सकते हैं यहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन इज टू बी ऑब्जर्व इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस विच इज हायर म्यूटेशन एट दिस सीक्वेंस। अब ये तो जीन का सेगमेंट है जो आंखों का रंग को बता रहा है, इसको हमको नहीं यूज करना है। ब्लड ग्रुप वाला जो सेगमेंट है उसको हमको नहीं यूज करना है। ऐसे ही ये एक एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे ही नॉन कोडिंग सेगमेंट में वेरिएशन आते हैं, है ना, उनको हमको यूज करना है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन इज टू बी ऑब्जर्व इन द नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज अ म्यूटेशन ऑफ दीज सीक्वेंसेस में not have immediate effect or impact on the individual's reproductive ability। क्योंकि ये जो नॉन कोडिंग सेगमेंट है उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, उसमें कुछ भी एक्सप्रेशन में गलती आ जाए, उससे लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा आसानी से, ठीक है। उसकी एबिलिटी को, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कलर के लिए या हाइट के लिए या ये नाखून के शेप के लिए। किसी के छोटे छोटे नाखून होते हैं, किसी किसी के नाखून इतने इतने से ही होते हैं, माना मेरा तो काफी लंबा है, किसी के यहाँ से शुरू हुए हैं, ये जो स्किन है वो यहाँ तक आ रही होती है, छोटे छोटे से नाखून, है ना। तो वो है ईयर लोब्स हैं, ये सब वेरिएशन है। ये वेरिएशन जो है वो एक्सप्रेस्ड जीन के अंदर है। एक्सप्रेस जीन में आने वाली वेरिएशन को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा वाले सेगमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, जो VNTR है, विच इज बिटवीन द genes, है ना। The mutation keep on accumulating generation after generation and from one of the basis of variability or polymorphism. There is a variety of such type of polymorphism ranging from single nucleotide, है ना, एक न्यूक्लियोटाइड SNPs जिसको अपन ने पढ़ा था वहां पे, उसके हो सकते हैं चेंजेस इन द वेरी लार्ज स्केल टू वेरी लार्ज स्केल चेंज। एक नाइट्रोजन बेस के चेंज को हमको क्या ऑब्जर्व करना है ना, उनको तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे, मतलब वो कितने सारे SNPs पढ़े थे अपने जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़े थे, सिंगल नाइट्रोजन बेस पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो उसको हम बेस नहीं बनाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंट, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बना रहे हैं। सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर में वहां पे वेरिएशन आ रहे हैं। फॉर एवोल्यूशन स्पेशिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इस लाइन को पढ़ लेते हैं, देखिए। फॉर इवोल्यूशन किसको कहते हैं, टू इवॉल्व ए न्यू करेक्टर, टू इवॉल्व ए न्यू करेक्टर। अभी तक इंसान के माथे पे सींग नहीं आ रहे, कल अचानक से कोई एक बच्चा पैदा हो जिसमें सींग निकलने लग गए, तो ये सींग का जो जीन होगा कहीं ना कहीं,
वो जीन पहले नहीं था, अब आ गया। कैसे आ गया? म्यूटेशन से आ गया। कैसे आया म्यूटेशन से? पॉलीमॉर्फिज्म हो रहे थे और वो पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसका कोई मीनिंग बन गया। पॉलीमॉर्फिज्म हो रहे थे और उसका कोई मीनिंग बन गया। हम किसी बच्चे से कह रैंडमली कुछ अल्फाबेट लिख दो बेटा कागज के ऊपर, लिखते चल जाओ रैंडमली। तो लिखते 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 कहीं उसने CAT लिख दिया, तो अरे अरे तुमने तो एक वर्ड बना दिया, कैट हो गया। वो कहीं लिखते लिखते जो है कुछ भी बन जाए, है ना। हम देखता नहीं है, मतलब कोई गेम्स आते हैं उसके अंदर हमको वर्ड जम्बल्ड पड़े रहते हैं, हमको ढूंढने होते हैं उनके अंदर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या। तो कुछ भी बन सकता है। तो रेंडमली ऐसे ही कोई जीन जो है नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस है, वो अचानक से जीन की जैसे एक्सप्रेस करने लग जाए तो नया करेक्टर आ जाता है। तो इसी तरह से इवोल्यूशन होता है। वो करेक्टर अगर अच्छा है तो दैट विल बी रिटेन, इफ इट इज नॉट सो देन इट विल नॉट बी। 1 मिनट बचा है, ये वाले पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं। तो फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन, वो इवोल्यूशन से कई बार नया करेक्टर डेवलप होकर के वो कई बार इतना डिफर कर देगा ओरिजिनल पॉपुलेशन से कि हमको स्पेशीज करना पड़ेगा। सच मॉर्फिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। You will study these in details in the higher class. तो इस साल तो आपको माफ कर दिया, अभी नहीं पढ़ाएंगे। So मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ दूसरी मीटिंग, देखते हैं। हमेशा यस चिल्ड्रन, तो हमने VNTR के ऊपर काफी बहस कर ली है एंड आई थिंक सो यू ऑल आर वेरी मच क्या कहते हैं क्लियर विद द टर्म VNTR। ये जो रिपीटेड यूनिट्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि यही हमारा बेस बनेगी DNA फिंगरप्रिंटिंग के। तो कहाँ से आई, इसका क्या रोल हो सकता है, इसका कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है, क्या इसका इवोल्यूशन में कोई रोल हो सकता है? यस, ठीक है। अब आते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के बेस पे कैसे काम कर रहा है। देखिए, द टेक्निक ऑफ द DNA फिंगरप्रिंट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। नाम याद रखना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे जेफरीज होते हैं, फिल्म लाइन में भी 1-2 जेफरीज हैं, ठीक है। तो वो जेफरीज जो हैं, एलेक्स जेफरी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आइडिया दिया। कैसे दिया? जेफरी साहब जो है ना वो ये सोच रहे थे, जेफरी साहब DNA फिंगरप्रिंटिंग पे काम नहीं कर रहे थे। जेफरी साहब का एक आइडिया था, वो ये जानना चाहते थे कि किसी कपल के किसी किसी परिवार के अंदर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को जेनेटिक डिजीज है, तो उनके बच्चों में बीमारी हो सकती है। और ये हम पढ़ चुके हैं, मैं क्या कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। एंड वी कम टू नो कि मतलब कितने % प्रोबेबिलिटीज है उसका, हम उसकी काउंसलिंग करके पता कर सकते हैं। और हम काउंसिल करके उसको कह सकते हैं भाई साहब आप डोनर से गैमिट्स ले लीजिए, और आप अगर पहली बात तो आप जो है मतलब बच्चे के लिए क्यों सोच रहे हैं, तो वो लेके भैया एवरी पर्सन हैज गॉट अ राइट कि वो बच्चे पैदा करे, कितना करे, क्या नहीं करे, कब नहीं करे, वो उसकी मर्जी है। वो 30 की उम्र में बच्चे पैदा करें या 18 की उम्र में, 18 शादी की उम्र हो गई उसके बाद करे, तो उसकी मर्जी है। वन कैन नॉट गो इनटू दैट क्या कहते हैं राइट, है ना। चाइना जैसे इंटरफेयर करता था कि भैया नहीं एक ही बच्चा होना चाहिए और एक से ज्यादा होगा तो सरकार ले लेगी और ये होगा वो होगा। अभी तक तो भारत में नहीं है ऐसा कुछ, तो वो है। और सरकार क्या कर रही है, यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम आपके मतलब एक से ज्यादा बच्चा होगा तो हम उसके हक छीन लेंगे। क्या हक देती है क्या सरकार, कितनों को नौकरी दे रही है। I was just reading yesterday कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कितनी है, 6 लाख जनों को नौकरी देती है सेंटर, 30 लाख जनों को नौकरी देती है, मतलब 30 लाख मतलब जॉब्स हैं। और उसके अंदर बड़ी तेजी से जॉब कट डाउन कर रही है गवर्नमेंट। रेलवे में से इतनी नौकरी खत्म कर दी, और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो बेच रही है। हाँ, पेट्रोलियम को बेच देगी, रेलवे को बेच देगी, बेच ही दिए कई सारी। कोंकण रेलवे चली गई है ना, और एयरपोर्ट चले गए हैं। तो ये कभी कल कल को मतलब यस्टरडे वी वर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आज पता चले कि हम किसी सेठ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उनमें मिलने वाले रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा, उनमें मिलने वाली फैसिलिटीज भी खत्म हो जाएगी। तो फिर वो जो सरकार कह रही है कि हम आपको ये फैसिलिटी नहीं देंगे, तो वो कौन चिंता कर रहा है। वैसे भी कितने जनों को सरकारी नौकरी मिलती है ना, और कितना ही अप्रिसिएशन मिलता है ना। आज की तारीख में अगर हम देखें तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो शुरू में, मतलब आई एम टेलिंग नाउ मेनी ऑफ द जॉब्स जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इनिशियली जॉब दे रही है, वो एक पे स्केल के ऊपर 3 साल तक आपको वो देंगी फिक्स पे। तो वो होगा शायद 15,000 रुपये या 20,000 रुपये या 22,000 रुपये या 30,000 रुपये, है ना। सो मच हो कि डॉक्टर्स को भी इतना ही मिलता है
हाँ, 5 साल पढ़ करके 8 साल पढ़ करके वो डॉक्टर बना, उसके बाद वो जॉब पे जा रहा है और उसको एक 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। तभी तो वो शुरू करते हैं अपना बेचारा क्लिनिक विनिक चलाएंगे, ये सब कुछ करें। उसकी जगह आप प्राइवेट में जाएंगे तो यू स्ट्रेट अवे गेट एन एप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख 1.5 लाख रुपए से। तो अब गवर्नमेंट सर्विस में जाने वालों के शौक भी कम हो गए। वो टाइम अलग था जब लोग वक्त मरते थे गवर्नमेंट सर्विस करके, पेंशन वगैरह मिलती थी करके। अब कहाँ कौन सी पेंशन मिल रही है, तो किसको क्या चिंता है। एनीवे, छोड़िए आप उन सारी बातों को, हम यहाँ आ जाते हैं। तो एलेक्स जेफरी साहब ये देखना चाह रहे थे कि किसी के घर में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बच्चे के अंदर आने के चांस कैसे हैं। तो वो पता पड़ गया कि मान लीजिए 10% चांस है या 50% चांस है या 10% बच्चे जो है हेल्दी होंगे, 90% चांसेस जो है वो डिफेक्टिव होने के। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हमारा जो बच्चा हो रहा है वो 90% डिफेक्टिव वाले में, 10% अच्छे वाले में भी तो हो सकता है। या उल्टा भी हो सकता है कि 10% डिफेक्टिव होंगे, 90% हेल्दी होंगे। तो वो जो बच्चा होने वाला है वो 90% डिफेक्टिव हेल्दी की जगह 10% डिफेक्टिव भी तो हो सकता है। तो वो तो एक रिस्क है कि हम केवल ये सोच के कि हमारा बच्चा हेल्दी होगा करके 9 महीने इंतजार करना, बच्चा आ जाए और उसके बाद मालूम पड़े कि वो सीवियरली इम्पेयर्ड है और उसके लिए जिंदगी भर जो है एक पर्सन को घर पे बैठना पड़ेगा उसकी देखभाल करने के लिए, है ना। तो एलेक्स जेफरी ने इस चीज को देखा और जेफरी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम एम्ब्रियोनिक लेवल पे ही कंपेयर कर लें कि द चाइल्ड का जो डिफेक्टिव जीन जो है वो हेल्दी है कि डिफेक्टिव है, तो हम ऐसे पेरेंट को पहले से ही बता देंगे भाई आपका बच्चा जो है डिफेक्टिव पैदा होने वाला है, आप इसको लाना चाहेंगे कि नहीं लाना चाहेंगे संसार में। तो ये आइडिया था जेफरी का। तो ये भाई तब तक क्रोमोसोमल मतलब एचजीपी प्रोजेक्ट आ चुका था, तो हमको मालूम है कि कौन कौन से डिफेक्ट के लिए जीन कहाँ पे मिलते हैं। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जीन का सीक्वेंस भी आपको पता है, डिफेक्टिव पर्सन का जीन जो है उसका सीक्वेंस नहीं भी पता हो, लेकिन आप उन दोनों की सीक्वेंसिंग करा करके और कंपेयर कर देख सकते हैं कि भाई ये वाले सीक्वेंस होना चाहिए अगर ये है। जैसे हम इंग्लिश टीचर जैसे कैसे वर्ड के अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देख लेता है ना कि नहीं ओ की जगह यू लिख दिया साहब आपने, ये गलत हो गया, कट। ऐसे अगर ए की जगह सी आ गया इसका मतलब ये डिफेक्ट है, बंद करो उसको। ठीक है, सी की जगह ए आ गया, गलत हो गया। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमने देखा है ये ऐसे। तो ये सिवियरिटी है कि नहीं है ये देखना था, ये आइडिया था जेफरी साहब का। तो जेफरी साहब ने ये डेवलप कर। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा यार ये देर आर सम कोडिंग नॉन कोडिंग सेगमेंट, इनको क्या करते हैं, इनको क्या, इनमें क्या है। तो उन्होंने उनको स्टडी करा तो वहां उनको बड़ी विचित्र चीज मिली। एंड देन ही यूज्ड दैट एज ए क्या कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए ही यूज सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब टू शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं वहां पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा मिलते हैं। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, आगे आपसे पूछे जाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीएनटीआर एंड सैटेलाइट डीएनए। तो आपको सैटेलाइट डीएनए का डेफिनेशन है ये कि मतलब सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से करते हैं। एज सैटेलाइट डीएनए shows a very high degree of polymorphism। उसके अंदर ये रिपीटेशन कई 100 से लेके कई हजारों तक हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ना वेरिएबल नंबर क्यों कह रहे हैं, वेरिएबल नंबर बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के अंदर 822 बार रिपीट हो रहा है, मेरे में हो सकता है 221 बार रिपीट हो रहा है या हो ही नहीं रहा, वो सीक्वेंस ही नहीं मिल रही है जो उसके अंदर मिल रही है। क्यों? क्योंकि वीएनटीआर वो जगह है जो एक्सप्रेस तो होती नहीं, उसमें कुछ भी सीक्वेंस मिल सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर वो जीन होता है तो एग्जैक्टली वैसे का वैसे होना चाहिए, नहीं होगा तो डिफेक्ट हो जाएगा, है ना, ये एलील बन जाएगा। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट जो है उसने स्टडी करा। द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट। ना सदर्न ब्लॉट क्या है, सदर्न एक साइंटिस्ट का नाम है, देख लीजिए कैपिटल एस से शुरू हो रहा है। ये सदर्न डायरेक्शन वाला सदर्न नहीं है, सदर्न ब्लॉट। ब्लॉट किसको कहते हैं, ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक। अगर आपको पता हो पहले जब हम फाउंटेन पेन यूज करते थे और पेन इंक गिर जाते थे तो भागे भागे जाते थे मैम से एक चौक लेकर आते थे और चौक को यूं कर लेते थे सारी इंक सोख ले। उससे पहले वाले टाइम पे क्या है, ऐसे पैड मिलते थे, है ना, और पैड में फिल्टर पेपर लगा होता था और जैसे कोई इंक गिरती थी फट से वो पैड निकालो और ऐसे ऐसे घुमा लो, सारा इंक सोख लो, सो दैट वो इंक जो है वो पेपर को खराब नहीं करे। तो वहां क्या कर रहे हैं, एक फिल्टर पेपर है जिसको इंक के ऊपर रखते हैं तो वो इंक उठा लेता है। ऐसे किसी चीज को उठाने के तरीकों को कहते हैं ब्लॉटिंग। कोई यहाँ पे कोई सरफेस के ऊपर कुछ चीज रखी हुई है, आप उसको उठाना चाहते हैं, जस्ट एक कुछ पेपर या शीट या कुछ चीज को यूं रखेंगे, वो उस पर चिपक जाएगी, हटा लेंगे, तो उसको कहते हैं ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉट, सदर्न वाज अ साइंटिस्ट, उसने ये तरीका ढूंढा। और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं किसी भी चीज की बॉन्डिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
ठीक है। हाइब्रिडेशन यूजिंग रेडियो एक्टिवली लेबल VNTR एज अ प्रॉप। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसके हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। सदर्न ब्लॉट मैंने बताया, ये पिकिंग का तरीका है, डीएनए के एक सेगमेंट को पिक करने का तरीका। हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर आप अलग अलग तरह के रेडियो एक्टिवली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड अलाउ कर रहे हैं जो उससे बॉन्ड बना ले। अगर ये एक टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है जिसमें यहाँ एडिनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, तो एडिनिन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थाइमिन को लगने के लिए हम छोड़ देंगे तो अपना आप आके लग जाएगा। साइटोसिन पे ग्वानिन आके लग जाएगा, ग्वानिन पे साइटोसिन और थाइमिन पे एडिनिन। तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रैंड बनेगी वो पूरी रेडियो एक्टिव डीएनए की बनेगी। दिस स्ट्रैंड विल बी रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिवली लेबल्ड स्ट्रैंड जो होती है उसको हम जो है बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अपने HGP पढ़ते समय कहा था, उसको जो है हम ऑटो रेडियोग्राफी मशीन के अंदर डालेंगे तो वो सीक्वेंस निकाल देता है उसकी कि क्या सीक्वेंस है। तो अब देखिए हमको करना क्या है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्या कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम कौन कौन सी सेल्स को यूज कर सकते हैं। We already studied कौन कौन सी सेल्स थे वहां पर ने पढ़ा था। दैट इज इट कैन बी ब्लड, इट कैन बी स्किन, इट कैन बी हेयर फॉलिकल, इट कैन बी सीमन, इट कैन बी स्पिट, इट कैन बी बोन्स, इट कैन बी एनी सेल फॉर दैट सेक। एक कम से कम आपके पास सेल होनी चाहिए, एक सेल कम से कम होनी चाहिए। वो जो सेल आपको मिली है क्राइम साइट पे कैसे मिला? मान लीजिए कोई आदमी लड़ रहा था, उसका बाल आया और बाल का एक बाल यहाँ पर उंगली के बीच में फंसा रह गया, डेड बॉडी का, डेड बॉडी के हाथ के अंदर। तो वो उसका होगा जिससे वो लड़ रहा था, उसका बाल पकड़ा होगा उसने शायद सर पकड़ अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके हाथ के बीच में एक सेल आ गया। उस सेल का जो जो रूट है वहां पे लिविंग सेल है, नॉट ऑन द हेयर, हेयर में कोई सेल नहीं होती। उसका जो रूट है दैट इज कॉल्ड हेयर फॉलिकल। वो छीना झपटी कर रहा होगा, उसने यूं मान लीजिए रगड़ दिया होगा तो उसके नाखूनों के अंदर कुछ सेल्स आ रही होंगी यहाँ के। उसने शायद ऐसा स्क्रैच करा होगा कि खून की कुछ बूंदे गिर गई होंगी, तो वो है। या मान लीजिए वो whoever is the culprit, वो आया होगा उसने स्पिट कर दिया होगा या उसने सिगरेट पिया होगा, बर्ड छोड़ दिया होगा, तो यहाँ की कुछ सेल्स उस पर लग रही होंगी। ठीक है, कहीं से भी आपको कम से कम एक सेल चाहिए। इट मे बी सीमन, इट कैन बी स्पिट, इट कैन बी। कोई आदमी मर जाता है, अभी लोग बाग क्या करते हैं ना, इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए जो है किसी को भी मर गया, किसी का भी अपना नाम बता देते हैं उसको कि भाई वो फलाना बॉडी जो है वो इस आदमी का है जिसका उन्होंने क्लेम कर रखा है, मतलब इंश्योरेंस ले रखा है 2-3 करोड़ का। और बोल देते भैया मरा हुआ आदमी जिसका क्लेम था वो मतलब इंश्योरेंस था वो मर गया और अब उसका क्लेम दे डी, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी इतनी आसानी से क्लेम नहीं देती देखिए, और खास तौर पे जब क्लेम करोड़ों में जा रहे हो तो वो तो उसका चिट्ठा खोलेंगे। तो डेड बॉडी को भी सरकार से केस करा के परमिशन लेकर के और कब्र खुदवा करके और उसकी बोन्स निकाल के उसके बोन्स के अंदर मिलने वाले डीएनए को निकाल सकती है एंड उसकी फिंगरप्रिंटिंग करा सकती है। आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना? सद्दाम हुसैन, यस सर। हाँ, कुवैत का मतलब वो था पॉलिटिशियन है ना, जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होता होगा वहाँ पे, वो ही वॉज अ वेरी क्रूअल पर्सन। तो पूरा का पूरा वेस्ट वर्ल्ड जो है उसके अगेंस्ट हो गया था, है ना। तो वेस्ट वर्ल्ड मतलब USA, UK एंड ऑल जो भी है, उन्होंने जो है उसका ठान लिया कि भाई इसको तो मारना ही है ना। जैसे अलकायदा के उसको मारा है था अभी पिछले 7-8 साल पहले पाकिस्तान से, है ना। तो ये लोगों को मारने के बाद अच्छा सद्दाम हुसैन ने क्या करा, कई सारे क्लोन बना लिए थे। देयर आर नंबर ऑफ पीपल, उसको उसने अपनी शक्ल दे दी, अपने टाइप के हेयर स्टाइल अपने टाइप का, और उनको सबको सिखाया कि तुमको ऐसे ही चलना है। सो इफ आई गेट, अगर मैं मर जाऊं तो आपको बताना कि आप सद्दाम है। तो मतलब यू ऑलवेज फूल पीपल कि सद्दाम कभी मरा नहीं है। तो दैट वाज द आइडिया ना। यूएस से तो उनकी जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मतलब अच्छे से पता करा है कि वेयर दिस पर्सन इज एंड हु इज द रियल सद्दाम हुसैन, और उसको मार दिया उन्होंने। अब मार दिया तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने रियल वाले सद्दाम हुसैन को मारा है। तो जितने भी डमी सद्दाम हुसैन है वो और रियल सद्दाम हुसैन है, उनके जीन्स में तो फर्क होगा ना। आप फिजिकली चेंज कर सकते हो, हेयर स्टाइल वैसे कर लो, बॉडी वैसे कर लो, दांत मतलब शक्ल वैसे प्लास्टिक सर्जरी से बना लो, मूछे वैसे करवा लो, चाल वैसी बना लो जैसे भी है ना। आजकल हर कोई संजय दत्त बना फिरता है ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब संजय दत्त है। तो रियल संजय दत्त में और उन संजय दत्त में तो फर्क आएगा ना।
जीन लेवल पे तो रहेगा। तो जब सद्दाम हुसैन को मारा तो उन्होंने उसका डीएनए निकाला, और देयर वाज अ डेंटिस्ट जिसके पास उसका दांत निकला हुआ दांत था, क्योंकि वो कभी उसको दांत की प्रॉब्लम हुई थी तो उसने दांत निकलवाया, तो वो दांत उस बंदे ने रख लिया था, एंड ही वाज एन इंग्लिश डॉक्टर। तो उस इंग्लिश डॉक्टर के पास सद्दाम हुसैन का दांत था, उस दांत के अंदर ऑडोब्लास्ट सेल्स रहती हैं, उसके अंदर डीएनए था, उस डीएनए से कंपेयर करके बताया था कि हाँ ये रियल सद्दाम हुसैन ही है, द पर्सन हु वाज बीन किल्ड वाज रियल सद्दाम हुसैन। सेम इज डन विद अलकायदा का जो बगदादी था, नहीं क्या कहते बिन लादेन था, बगदादी। इनको मारने के बाद कैसे पता करें कि ये वही पर्सन था? तो यहाँ डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। तो आपको एक लिविंग सेल कम से कम चाहिए। इट कैन बी फ्रॉम बोन, इट कैन बी फ्रॉम टीथ, इट कैन बी फ्रॉम स्किन, इट कैन बी फ्रॉम हेयर फॉलिकल, इट कैन बी फ्रॉम ब्लड, इट कैन बी फ्रॉम स्पिट, इट कैन बी फ्रॉम सीमन, वेयरएवर। उस सेल में से हमको क्या करना है? सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले डीएनए निकाल लें। कैसे निकालेंगे डीएनए? वेरी सिंपल, सेल है, उसको प्रोटीज एंजाइम में डाल दीजिए, सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। ह्यूमन सेल ही तो है, सेल वॉल थोड़ी होती है उसमें। प्रोटीज में सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुआ, उसके बाद बचा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर भी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे प्रोटीज में, बचेगा क्या? डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ाऊं कि आज तो नहीं हो पाएगा इसको, ये लिमिट फॉर टुमारो, तो ये काफी लंबा है। मैं भी चाहता कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर कोई भी डाउट रह जाए तो वी विल कंटिन्यू टुमारो, ये नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है? थैंक यू सर। कल मिलते हैं। जितना पढ़ा Thank है you, sir. आप रिपीट कर लीजिए आज, अभी बैठ करके। वैसे तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन आप शायद करते हैं या नहीं करते हैं, आप जाने। बट अभी आप पढ़ेंगे तो यू मे नॉट रिक्वायर मोर देन 15 मिनट्स, और अगर इसको कल के लिए, परसों के लिए और टेस्ट वाले दिन के लिए छोड़ेंगे तो यू मे हैव टू स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर। सो चॉइस इज योर्स। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे।